नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं क्लियर कट, वो शो जो आपको दिखाता है खबरों का एक्चुअल और फैक्चुअल चेहरा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लियर कट। तो आज की पहली रिपोर्ट दो तस्वीरों के साथ। एक तरफ आप इटली में हिंसा का वीडियो देख रहे हैं और दूसरी तरफ अपने देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे प्रदर्शन और बवाल की तस्वीरें देख रहे हैं आप। हो सकता है कि इसे देखकर आप में से बहुत सारे लोग सोचें कि कहां इटली का मिलान और कहां यूपी का महाराजगंज, इसमें क्या कनेक्शन है। तो मेरा जवाब यह है कि दोनों में कनेक्शन है, और वो कनेक्शन आप तभी समझेंगे जब आप दोनों तस्वीरों की कहानी जानेंगे। तो पहले इटली की इन बवाली तस्वीरों के पीछे की कहानी आपको मैं बताता हूं। इटली में वामपंथियों, मुसलमानों और मुस्लिम शरणार्थियों ने वहां की मेलोनी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला हुआ है। रोम से लेकर मिलान तक सार्वजनिक संपत्तियों को निशाना बनाया जा रहा है, दुकानें जलाई जा रही हैं, पुलिस पर हमले हो रहे हैं। और ये हमलावर इसलिए गुस्से में हैं क्योंकि इटली की मेलोनी सरकार ने फिलिस्तीन को बतौर एक देश मान्यता देने से इनकार कर दिया, या यूं कहें कि मान्यता नहीं दी। तो ये मांग कर रहे हैं कि पहले तो मेलोनी सरकार फिलिस्तीन को मान्यता दे, जैसा कि फ्रांस और कुछ और दूसरे यूरोपीय देशों ने दिया है, और लगे हाथ इजराइल से सारे रिश्ते एकदम खत्म कर दे। और सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए इनका जरा तरीका देख लीजिए। ये गुंडागर्दी और अराजकता नहीं है तो क्या है। इटली को जला देने के जुनून के साथ आगे बढ़ रहे इनमें से बहुत सारे लोग कुछ ही साल पहले, कुछ ही महीने पहले मानवता की दुहाई देकर, रहम की भीख मांगकर इटली में दाखिल हुए थे। इन्होंने शरणार्थी के तौर पे, रिफ्यूजी के तौर पे अपने को रजिस्टर कराया, तब जाकर इटली में एंट्री मिली थी इनको। और इनमें से बहुत सारे प्रदर्शनकारी लीबिया, सीरिया, गाजा, इराक, यमन, यहां से रातों रात भागकर इटली पहुंचे थे। जब इनके देश के नेताओं ने, इनके तानाशाहों ने जब इन्हें सताना शुरू किया, तब ये भागकर यहां आए थे। तब इन्होंने लोकतंत्र और मानवाधिकार की दुहाई दी थी। और इटली जैसे तमाम जो दूसरे यूरोपीय देश हैं, वहां रहने के लिए 2-2 गज जमीन के लिए मोहताज थे उससे। और आज देख लीजिए क्या नर्क बना रखा है। और इनका बस चले तो इटली क्या, पूरे यूरोप को लीबिया और सीरिया बना दिया। आज बवाल करके अपना दम दिखा रहे हैं और सरकार से कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से अपनी विदेश नीति बनाओ। कल को कुछ और कहेंगे। लेकिन मेलोनी सरकार ने इन कट्टरपंथियों के आगे झुकने से इनकार कर दिया। अब इटली से भारत का रुख करिए। अपने देश में इटली जैसा बड़ा बखेड़ा तो नहीं हो रहा, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके से एक ही पैटर्न पर बवाल की तस्वीरें सामने आ रही है, उससे सवाल तो जरूर उठता है कि भारत को भी कट्टरपंथी साजिश का नया मैदान बनाने की साजिश तो नहीं हो रही। वो भी तब जब आज देश में करोड़ों लोग नवरात्र के पावन मौके पर आस्था और भक्ति में डूबे हुए हैं, और इसी वक्त आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर को लेकर बखेड़ा किया जा रहा है। देश भर में तनाव की एक बहुत बड़ी वजह बन चुका है। कानपुर से लेकर नागपुर तक पूरा माहौल ऐसे सेट किया जा रहा है जैसे शासन प्रशासन को किसी खास पोस्टर, किसी खास पैगंबर से दिक्कत है, जबकि असल में बात है ही नहीं ऐसी। और इसके लिए आपको कानपुर का जो पूरा मामला है वो समझना होगा, जहां से इसकी शुरुआत हुई, जहां इसकी जड़ें हैं। तो कानपुर के रावतपुर के सैयद नगर में वारा वफात के जुलूस के दौरान एक विवाद हुआ, जिसमें पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। लेकिन अफवाह यह फैलाई गई कि आई लव मोहम्मद के बैनर को लेकर केस दर्ज किया गया है। और इसी के बाद मौलाना और कट्टरपंथी जमात को शहर शहर बवाल करने का जैसे बहाना मिल गया। सबसे पहले उन्नाव से आई तस्वीर देखिए। कानपुर के घटना के विरोध में उन्नाव में एक जुलूस निकाला गया, जिसमें 10 से 15 साल के उम्र के जो नाबालिग बच्चे हैं उनको जुलूस का हिस्सा बना दिया गया, जुलूस का चेहरा बना दिया गया, उन्हें सड़कों पर उतार दिया गया।
और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसी जुलूस में बहुत सारे लोग सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं, पुलिस वालों पर पथराव कर रहे थे। इसी तरीके से उत्तराखंड के काशीपुर में भी ऐसे ही कट्टरपंथी कहानी दोहराई गई। यहां भी हाथों में आई लव मोहम्मद वाला पोस्टर लेकर लोग सड़क पर उतरे, और वो भी बिना इजाजत के, पुलिस से पूछा तक नहीं। और पुलिस ने जब हंगामा रोकने की कोशिश की तो पुलिस पर हमला किया गया। यहां भी सिर तन से जुदा के नारे लगाए गए। गुजरात के गोधरा में यहां तो प्रदर्शनकारी जैसे पुलिस स्टेशन में ही घुस गए और पुलिस वालों पर हमला बोल दिया। 17 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 88 लोगों पर मुकदमा दर्ज। मतलब शहर दर शहर एक ही कहानी रिपीट हो रही है। आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर भीड़ अचानक से सड़क पर आ जाती है बिना पुलिस के मंजूरी के, और इस भीड़ में सबसे बड़ी तादाद छोटे बच्चों की होती है, 10, 12, 15 साल के बच्चे। इसी भीड़ में बहुत सारी बुर्का नशीन महिलाएं होती हैं और उनके पीछे उपद्रवियों की एक पूरी फौज होती है, और देखते ही देखते प्रदर्शन बवाल में तब्दील हो जाता है। सिर तन से जुदा के नारे लगाए जाने लगते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि हिंदुओं के पावन नवरात्र का जो त्योहार है, इस दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के प्रदर्शन क्या किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा है? क्या इन सारे प्रदर्शनों के पीछे किसी संगठन का हाथ है? आखिर वो कौन लोग हैं जो शहर दर शहर ऐसे प्रदर्शनों को ऑर्गेनाइज करा रहे हैं? क्या कोई विरोध का एक नया टूल किट तैयार किया गया है? और अगर किया गया है तो इसके पीछे कौन लोग हैं? पूरे देश में इस तरह से जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसका सूत्रधार कौन है? और ऐसे प्रदर्शनों में क्या मुस्लिम बच्चों और मुस्लिम महिलाओं को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसा कि हमने सीए के खिलाफ प्रदर्शन में देखा था? क्या बवाल को भड़काने के पीछे कट्टरपंथी मौलानाओं और नफरती नेताओं का दिमाग चल रहा है? जिस तरह की प्रतिक्रियाएं अब तक इस मामले को लेकर सामने आ रही है, उससे तो संदेह और गहराई हो रहा है। मसलन बहराइच के एक मौलाना से मिली, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। पहले हम भारत के अंदर कानूनी तौर पर इस प्रोटेस्ट को कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। हमारे मज़हब के ख़िलाफ़, हमारे नबी के ख़िलाफ़, हमारे कुरान के ख़िलाफ़, हमारी मस्जिद और मदरसों के ख़िलाफ़ अगर कोई शख्स किसी तरह की भी उंगली उठाएगा तो हम उसके लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। हम भारत के अंदर तो बहराइच वैसे भी एक संवेदनशील इलाका है। पिछले साल बहुत बड़ा बवाल हुआ था वहां, और वहां के मौलाना क्या कह रहे हैं आप सुन रहे हैं। भाई यहां नबी पर सवाल उठाने की बात ही नहीं है। यहां मामला बिना मंजूरी के जुलूस निकालने का है, प्रदर्शन करने का है, उन्मादी नारे लगाने का है, लेकिन उसे अलग रंग देने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे एक मौलाना नहीं है, दर्जनों हैं जो यही राग अलाप रहे हैं। ऐसी ही गलत शरत बातें दूर तक फैल रही हैं। नागपुर में भी प्रोटेस्ट के बाद मौलाना ने बयान दिया कि कानपुर में पोस्टर को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था और हम उसका विरोध कर रहे हैं, जबकि मैंने आपको बताया कि पुलिस भी यह बार बार साफ कर चुकी है कि मुकदमा पोस्टर को लेकर दर्ज ही नहीं हुआ था। असलियत में बवाल तो सर तन से जुदा के नारे को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन कट्टरपंथी मौलानाओं की पूरी खेप ये अफवाह फैलाने और लोगों को भड़काने में जुटी हुई है कि जो मुकदमा है वो आई लव मोहम्मद के नारे और आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर हुआ है। और इसी कड़ी में इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के प्रमुख हैं मौलाना तौकीर रजा। ये सबसे अग्रणी हैं, सबसे आगे हैं। एक बार सुनिए इनको कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के नाम पर कैसे मुसलमानों की फौज या मुसलमानों की भीड़ को ये सड़क पर उतारना चाहते हैं, नौजवानों को भड़का रहे हैं, देश को हिंसा और अराजकता में झोंकना चाहते हैं। एक बार सुनिए तौकीर रजा को। हमारी इस हुब्बुल वतनी को अगर हमारी बुज़दिली समझा जा रहा है तो ये बहुत घातक है, क्योंकि मुसलमान जिस दिन हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए उस दिन देश के हालात कुछ भी हो सकते हैं। श्रीलंका हम किसी हाल में नहीं बनने देना चाहते।
तो ये ऐसा कह रहे हैं जैसे कि सारे देश के मुसलमान इन्हीं के रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं, और अगर ये चाहें तो भारत को श्रीलंका बना सकते हैं। अगर भारत श्रीलंका नहीं बन रहा है तो एक तौकीर रजा जैसे मौलानाओं का शुक्रगुजार होना चाहिए हमें कि वो भारत को श्रीलंका बनने से उन्होंने रोक रखा है अभी तक, वरना चाहे तो 1 मिनट में नेपाल और श्रीलंका बना दें भारत को। आप इनके बयान सुनिए, इनका दुस्साहस देखिए। और इस भड़काऊ खेल को आगे बढ़ाने में बहुत सारे नेता भी मौलानाओं से ज्यादा पीछे नहीं हैं। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कानपुर के बवाल को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था कि मोहम्मद से मोहब्बत जुर्म नहीं है। उन्होंने कानपुर पुलिस को टैग करके FIR दर्ज करने की आलोचना की थी, लेकिन कानपुर पुलिस जब यह स्पष्ट कर चुकी है कि मामला पोस्टर को लेकर था ही नहीं, फिर भी ओवैसी ने अपना पोस्टर क्यों नहीं हटाया, अपना पोस्ट क्यों नहीं हटाया? और उसी तरीके से जब काशीपुर में हिंसा की जांच की गई तो यहां भी एक नेता का खेल सामने आ गया। काशीपुर पुलिस की जांच में सामने आया कि समाजवादी पार्टी का नेता नदीम अख्तर हिंसा का मास्टरमाइंड था। उसको पकड़कर जेल भेजा जा चुका है और समाजवादी पार्टी ने उसे हटाकर पार्टी से बाहर निकाल के अपना पिंड छुड़ा लिया। लेकिन मामला सिर्फ काशीपुर का नहीं है। ऐसे नेता और मौलाना आज कमोबेश हर शहर में हैं जो मजहबी सेंटिमेंट को भड़काकर अपनी नेतागिरी चमकाना चाहते हैं। 10-10, 12-12 साल के बच्चों को ऐसे जुलूसों का चेहरा बनाने वाली सोच भी इसी साजिश का हिस्सा है। और अब क्लियर कट में अब आपको बताते हैं कि कांग्रेसी सांसद मनीष तिवारी के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने कैसे कांग्रेस के भीतर वंशवाद और परिवारवाद की पोल खोलकर रख दी। तो कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का एक सोशल मीडिया पोस्ट आज खूब चर्चा में है। मनीष तिवारी ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें बात तो साउथ ईस्ट एशिया के देश फिलीपींस में भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के सड़क पर उतरने और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की थी, लेकिन मनीष तिवारी ने जिस तरीके से 2 शब्दों को कैपिटल लेटर में लिखकर उस पर जोर दिया, उससे सवाल उठ खड़ा हुआ कि उनका इशारा आखिर किसकी तरफ है। और वो 2 शब्द थे नेपो किड्स और डायनास्ट। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने जानबूझकर एक तीर से 2 निशाना साधने की कोशिश की? क्या एक्स पोस्ट में जेनजी क्रांति का जिक्र करना बस एक बहाना था? असल में राहुल गांधी की वंशवादी सियासत उनका सीधा निशाना था। मनीष तिवारी ने लिखा कि जुलाई 2023 में श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, जुलाई 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना, सितंबर 2025 में नेपाल में KP शर्मा ओली, इन सब की सत्ता से विदाई हुई। और अब फिलीपींस में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के खिलाफ विरोध। एंटाइटलमेंट इज नो लॉन्गर एक्सेप्टेबल टू जेन XYZ। नेपो किड्स का दौर खत्म हो रहा है। वो सोशल मीडिया ट्रेंड्स जिसने डायनास्ट को चैलेंज किया है, उसे उखाड़ फेंका है। उसके बारे में और ज्यादा समझने के लिए जो मेरा आर्टिकल है उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया, उसका इंतजार करिए। लेकिन इसमें जो उन्होंने नेपो किड्स और डायनास्ट ये जो 2 शब्द लिखे और जिस तरीके से लिखा उन्होंने उसको कैपिटल लेटर में बोल्ड करके, उससे लोग सवाल अचानक से अपने आप उठ खड़ा हुआ और बीजेपी मीडिया सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने इसी बात को एक तरीके से पकड़ लिया और उसी पर उन्होंने एक प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी जो पार्टी के G23 बागी ग्रुप के सदस्य हैं, उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साध दिया है जो भारतीय राजनीति के सबसे बड़े नेपोकिड हैं। और यहीं से खबर गरमाई। मनीष तिवारी का सोशल मीडिया पोस्ट एक तरीके से मीडिया में वायरल हुआ और इस पर व्यूअर्स की भी लगातार प्रतिक्रिया आने लगी और कुछ प्रतिक्रिया तो बहुत रोचक और चौंकाने वाली है। एक ने लिखा कि अरे वाह, आप तो भारत के सबसे बड़े नेपो किड को ट्रोल कर रहे हैं, राहुल गांधी को, जो भारत में नेपाल स्टाइल में अराजकता लाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें जेनजी ने कब का नकार दिया है। दूसरे ने लिखा क्या दिलचस्प विडंबना है, वंशवाद और एंटाइटलमेंट पर
एक कांग्रेसी लेक्चर दे रहा है। तीसरे ने लिखा, भारत में तो हमने नेपो किड से 2014 में ही छुटकारा पा लिया था, वो भी बिना किसी खून खराबे के और बगावत के। चौथे ने लिखा, अगर आपको अपने लीडरशिप राहुल गांधी से प्रॉब्लम है तो सोशल मीडिया पर मुद्दा उठाने की बजाय उनसे बात करनी चाहिए। और एक व्यूअर ने तो यहां तक लिख दिया कि फिर बताइए कि कांग्रेस पार्टी में वंशवाद कब खत्म होने जा रहा है। प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई कि मनीष तिवारी को अपने पोस्ट पर उनके पोस्ट पर इतनी प्रतिक्रियाएं आई कि उन्हें बाद में सफाई देनी पड़ गई। उन्होंने अमित मालवीय के पोस्ट पर जवाबी पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि मेरी कामना है कि कुछ लोगों की थोड़ी समझ आ जाए। हर चीज कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई नहीं है। दक्षिण और पूर्व एशिया में जो हो रहा है उसे हमें सही नजरिए से समझने की जरूरत है। लेकिन एक पोस्ट वायरल होने के 5 घंटे बाद मनीष तिवारी ने सफाई दी। इसीलिए कहा जा रहा है कि उन्होंने तीर जहां के लिए चलाया था वहां लग चुका है, बस अब मरहम पट्टी की जा रही। मनीष तिवारी के पोस्ट को कांग्रेस के वंशवाद पर हमले के तौर पर इसे क्यों देखा जा रहा है, इसकी भी एक सिलसिलेवार वजह है। 2022 में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव था। राहुल गांधी के नाम पर बहस छिड़ी हुई थी और तब मनीष तिवारी ने शशि थरूर का समर्थन किया था और इसी के बाद गांधी परिवार को मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ाना पड़ा था। मनीष तिवारी कांग्रेस के उन 23 नेताओं में शामिल थे जिन्होंने संगठन और नेतृत्व में बदलाव की मांग करने वाली चिट्ठी लिखी थी और उसमें से कई नेताओं को बाद में कांग्रेस छोड़ना पड़ा और मनीष तिवारी को भी एक तरीके से किनारे धकेल दिया गया था। इसी साल जुलाई में विपक्ष की मांग पर कांग्रेस में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई। कांग्रेस ने मनीष तिवारी को वक्ताओं की लिस्ट में नहीं रखा, जबकि वो कांग्रेस के बड़े चेहरे थे। उसके बाद मनीष तिवारी ने एक पोस्ट किया जो कि वायरल हुआ था उस समय कि भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, अगर मेरी खामोशी नहीं समझे तो मेरे शब्द क्या समझेंगे। इस पोस्ट से कांग्रेस में अंदर खाने जो असंतोष है और जो फूट है उसकी चर्चा गर्मा गई थी। मनीष तिवारी ने इशारों में कह दिया था कि पार्टी लाइन से ऊपर उनके लिए राष्ट्रीय हित है। तो मनीष तिवारी कई मौकों पर इशारों में हताशा जता चुके हैं कि कांग्रेस को जिस तरीके से चलाया जाना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। इसे भी नेपोटिज्म और वंशवाद पर हमले के तौर पर देखा गया और मनीष तिवारी को इन्हीं वजहों से पार्टी के अंदर का एक धड़ा कांग्रेस का सुब्रमण्यम स्वामी तक कहने लग गए। और इसीलिए अपने आज के पोस्ट में मनीष तिवारी ने जिस तरह श्रीलंका से लेकर फिलीपींस के बवाल का हवाला दिया, पूरा सिलसिला गिनाया और नेपो किड और डायनेस्ट शब्द को इस्तेमाल किया, तो उसके बाद भी एक तरीके से वो कड़ी जुड़ती चली गई और उनके पोस्ट पर जो बवाल है वो उसने एक तरीके से सियासी चर्चा का रूप ले लिया। लेकिन कांग्रेस की तरफ से उनके बचाव में आप गौर करिए कि एक भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, किसी ने कोई बयान जारी नहीं किया। वैसे ठीक भी है, अपने लोगों से मिल रही फजीहत को कई बार इग्नोर करने में ही भलाई होती है। तो क्लियर कट में अब आपको बताते हैं कि कोलकाता में सड़क पर करंट दौड़ाने का आखिर जिम्मेदार कौन है। चौदह साल पहले पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज होने के बाद ममता बनर्जी ने बंगाल के लोगों से एक बड़ा वादा किया था। ममता बनर्जी ने कहा था कि कोलकाता को जल्द ही लंदन जैसा शहर बना देंगे। लेकिन 14 साल में क्या वाकई कोलकाता लंदन जैसा शहर बन पाया? आपको आज के कोलकाता की तस्वीर देखनी चाहिए और फिर सोचना चाहिए कि ममता दीदी ने जो वादा किया था उसका क्या हुआ। सड़क पर पानी, गलियों में पानी और तो और घरों के ड्राइंग रूम भी पानी पानी। घर के बाहर खड़ी कारें कमर तक और स्कूटर और मोटरसाइकिल जैसी छोटी गाड़ियां तो पूरी की पूरी चकाडूब। सड़क पर तो 2-2, 3-3 फीट पानी भर गया। हालात ऐसे थे कि गाड़ी चलाना तो दूर, पैदल भी कोई नहीं चल सकता था। बंगाल में दुर्गा पूजा का माहौल है, बहुत सारे पंडाल बनाए जा रहे हैं। बारिश की वजह से बहुत सारे पंडाल भी खराब हो गए। असल में पिछले 24 घंटे के दौरान कोलकाता के कई इलाकों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा की बारिश हुई, जिसकी वजह से सिटी ऑफ जॉय कहे जाने वाले शहर के सिस्टम की पूरी पोल खुल गई। बारिश के बाद शहर में बाढ़ जैसे हालात हो गए
मेट्रो ठप हो गई, एयरपोर्ट पर उड़ानें थम गई। सड़कों की क्या बात करें, कोलकाता की सड़कों पर लोग मछलियां पकड़ते नजर आए। आप तस्वीरें देखिए, आप सोचेंगे कि भाई ये कोई नई बात थोड़ी है, हिंदुस्तान में तो बहुत सारे शहरों में ऐसा होता है, दिल्ली में भी होता है, मुंबई में भी होता है। अचानक से इतनी बारिश हो जाएगी तो क्या होगा, कोई क्या कर लेगा। जरा सी बारिश के बाद तो गुरुग्राम का क्या हाल होता है, बेंगलुरु जैसे शहर तालाब बन जाते हैं। तो ये बात सच है, इसमें कोई दो मत नहीं, ऐसा होता है। लेकिन कोलकाता में जो हुआ वो ज्यादा हैरान और परेशान करने वाला है। कोलकाता में बारिश ने 9 लोगों की जान ले ली। ये लोग बारिश के बाद जमा पानी में डूबने या खुले मेनहोल में गिरने से नहीं मरे, बल्कि 9 लोगों की मौत बिजली का करंट लगने से। कोलकाता में बारिश के कारण कई जगह बिजली के तार पानी में गिरे और जिससे पानी में करंट फैल गया और यही करंट 9 लोगों की मौत की वजह बन गया। तो ये उस शहर की हकीकत है जिसे लेकर ममता बनर्जी बड़े बड़े दावे करती रही। उसी कोलकाता में बारिश के बाद 9 लोग करंट लगने से मर जाते हैं। सवाल यह है कि इन 9 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या बारिश पर ठीकरा फोड़कर सरकार पल्ला झाड़ सकती है, या फिर कोलकाता की सड़कों पर करंट दौड़ने के लिए जिम्मेदार लोगों पर एक्शन भी लिया जाएगा? क्योंकि यह बहुत गंभीर बात है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बारिश के बाद सिर्फ कोलकाता में ही पानी भरा, कोलकाता की गलियों में ही सिर्फ सैलाब आए। पिछले 2 महीने या यूं कहें कि बरसात के दौरान देश के कई शहरों में ऐसी तस्वीरें आई। बारिश के बाद गुरुग्राम की पानी की में जो सड़कों पर जो पानी दिखा, उसकी चर्चा तो इंटरनेशनल मीडिया तक हुई। दिल्ली में तो अभी भी तेज बारिश हो जाए तो कई जगह सड़कें तालाब बन जाती हैं। मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, यहां भी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। कई जगह लोगों की जानें भी गई इक्का दुक्का। लेकिन इन शहरों में बारिश के बाद बिजली के तार टूटने और पानी में करंट फैलने से मौत की खबरें कमोबेश नहीं के बराबर। बाढ़ या यूं कहें कि बारिश की वजह से शहर में पानी भर जाना, जल जमाव हो जाना, वो एक चीज है, और बारिश के बाद इस तरीके से पूरे शहर में जमा पानी में इस तरीके से करंट का फैलना और उसकी वजह से 9-9, 10-10 लोगों की मौत हो जाए, ये क्या कोई छोटी बात है? हम जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जरा गौर से देखिए। पूरी गली तालाब बनी हुई है और बिजली के खंभों पर खुले बिजली के तार लटक रहे हैं। वो भी 1-2 तार नहीं, जरा देखिए आप, मकड़जाल बना हुआ है। कई जगह तो मकानों की बालकनी के बहुत करीब बिजली के तारे हैं। पूरे हिंदुस्तान में बड़े शहरों में आपने देखा होगा कि इस तरीके से जो ओवरहेड वायर हैं, इनको अंडरग्राउंड किया जा रहा है, और जहां अंडरग्राउंड नहीं किया जा रहा है वहां इनको सलीके से लपेटकर और इसको एक प्लास्टिक के कवर में डाल करके और इसको तब जाकर एक पोल से दूसरे पोल तक ले जाया जा रहा है। लेकिन आप जरा देखिए, ये पूरे कोलकाता में आपको इस तरह की सड़क, इस तरह के बिजली के खंभे और इस तरह के मकड़जाल दिखेंगे तारों के। अब ऐसे में आप खुद अंदाजा लगाइए कि अगर बारिश हो, कोई तूफान आ जाए तो शहर का क्या हाल होगा। और कोलकाता के किसी एक कॉलोनी और एक मोहल्ले की बात नहीं है, पूरे शहर में आपको ऐसी तस्वीरें देखी। और यह हाल तब है जब मौजूदा वक्त में देश के ज्यादातर बड़े शहरों में बिजली या अन्य तरह की तारें अंडरग्राउंड हो चुकी। मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली, एनसीआर, कहीं भी आपको ऐसी लटकती हुई बिजली की तारें या ऐसे तारों का मकड़जाल ऐसा नहीं दिखेगा। और कम से कम पूरे शहर में तो हो सकता है शहर के किसी एक हिस्से में दिख भी जाए, लेकिन पूरे शहर में तो नहीं दिखेगा। लेकिन कोलकाता चले जाइए, यह है ममता बनर्जी का लंदन मॉडल, जो कोलकाता में एक छोटी सी बारिश के बाद 9 लोगों की जान ले रहा है। तो क्लियर कट में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।